नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे क्लास 8 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब सामाजिक विज्ञान का अपना टॉपिक चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन अपन टॉपिक का अध्ययन कर चुके थे। इसके अपने आगे पढ़ने थे, क्वेश्चन आंसर पढ़ने थे। लेकिन क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये टॉपिक इतना हार्ड टॉपिक है कि आधुनिक हिस्ट्री की अपन बात करें तो मैं खुद हिस्ट्री का हूं, तो इसलिए मुझे ये पता है कि आधुनिक हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा चैप्टर है ना, वो राष्ट्रीय आंदोलन है। और एक होता है वो है संवैधानिक विकास का जो चैप्टर होता है, वो सबसे बड़ा और सबसे टफ टॉपिक होता है, क्योंकि इनसे जो है फैक्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं। कई टॉपिक होते हैं बड़े, लेकिन उसमें थ्योरिकल ज़्यादा होती है, फैक्ट कम निकलते हैं। इनमें से फैक्ट बिल्कुल ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए अपने को एक बार फिर से इसका रिवाइज करना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप बने रहिए हमारे साथ भी, और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर आने वाले हैं और वो आपके इसी वीडियो से क्लियर होने वाले हैं, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत है मित्रों, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1857 की लड़ाई से, जो स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में इनकी जो शुरुआत मानी जाती है। देखिए, 1857 की जो क्रांति होती है, उसके बाद जो जो अंग्रेजों के खिलाफ जो जो आंदोलन हुए, उसी को ही राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है, जैसे कि वीर दामोदर दास सावरकर ने कहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होते हैं वो 19वीं सदी के अंत में, और 20वीं सदी के शुरुआत में जो आंदोलन हुए थे वो राष्ट्रीय आंदोलन का टाइम पीरियड माना जाता है। कई संघों का निर्माण हुआ 19वीं सदी के अंत में, और उन संघों का कहना एक ही था कि कर को कम कर दिया जाए, अंग्रेजी सरकार द्वारा कर को कम कर दिया जाए। दिसंबर 1885 के में अंतिम सप्ताह में एक संघों का सम्मेलन बुलाया गया अंग्रेजी सरकार द्वारा। दिसंबर 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो संघों का सम्मेलन बुलाया गया, ये कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले का जो सम्मेलन था, इसको कांग्रेस की पहली बैठक भी अपन कह सकते हैं। ये हुई थी मित्रों गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर तालाब इलाके के पास, बम्बई में ये बैठक हुई थी। कांग्रेस की प्रथम बैठक कहा जाता है, तो इन बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। दिसंबर 1885 के अंतिम सप्ताह में जो एक संघों का जो सम्मेलन बुलाया गया, वो कांग्रेस की प्रथम बैठक थी। 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म माना जाता है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मानी जाती है 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा की गई मित्रों? तो की गई A.O. ह्यूम के द्वारा, और इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे क्या होगा, मतलब ये ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इनसे भारतीय कोई इनके ऊपर शक नहीं करे, भारतीयों के अनुसार ही इनका नाम रखा गया और भारतीयों के लिए एक मंच तैयार किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जिसको अपन कह सकते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जनरल सेक्रेटरी जो बने थे वो बने थे A.O. ह्यूम खुद बना था। तो ये जनरल सेक्रेटरी था A.O. ह्यूम। अब बात आती है 19वीं तथा 20वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं। 19वीं सदी के अंत में, जैसा कि मैंने अभी बताया, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में जो राष्ट्रीय आंदोलन की जो घटनाएं हुई है उनके बारे में। देखिए, हिंदुस्तानियों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया था। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट के माध्यम से हमें इनको पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे इसमें, तो ये बहुत सरल हो सकता है और फैक्ट याद भी हो सकते हैं। तो एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदुस्तानियों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो इन आवाज़ को उठाया गया अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। समाचार पत्र थे मराठा और केसरी, मराठा और केसरी, ये दो समाचार पत्र थे मित्रों। ये किसके द्वारा प्रकाशित किए जा रहे थे? ये किए जा रहे थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महाराष्ट्र से ये प्रकाशित किए जा रहे थे। तो इनमें मतलब इन अंग्रेजों की जो खामियां थी उनको उजागर करने का प्रयास किया गया। बाद में बाल गंगाधर तिलक पर केस भी चलाया गया।
बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जनक माना जाता है, उग्रवाद का जनक माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। इनका मत क्या था? इनका मत था कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही के अनुनय विनय के करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम अंग्रेजी नौकरशाही के आगे लेन देन करने से हमारे को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये इनका मत था बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने शिवाजी उत्सव तथा गणेश उत्सव की शुरुआत की, जिनके माध्यम से लोगों के अंदर जागृति फैलाने का प्रयास किया इन्होंने। और जो स्वराज्य का मंत्र, जो स्वराज्य की शुरुआत, स्वराज्य जो आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने की, और इसलिए इनको स्वराज का जनक भी माना जाता है। आगे घटना एक आती है, प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी जाती है सापेकर बंधुओं द्वारा। मित्रों, सापेकर बंधुओं का बहुत बार नाम आता है, लेकिन सापेकर बंधु कौन थे? 3 भाई थे मित्रों, ये दामोदर हरी सावरकर, बालकृष्ण हरी सावरकर और दामोदर हरी सापेकर, बालकृष्ण हरी सापेकर, वासुदेव हरी सापेकर। इन्होंने क्या किया कि जिस समय भारत के अंदर हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां फैल गई थी, अंग्रेजों ने भारतीयों का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, जिस समय प्लेग कमिश्नर जो नियुक्त किया गया था वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था, तो इन्होंने क्या किया, मिल करके इन प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी। प्लेग कमिश्नर का नाम था मित्रों सालर्स रैंड। सालर्स रैंड की इन्होंने हत्या कर दी थी 22 जून 1897 को, 22 जून 1897 को। मित्रों, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और कुछ कुछ डेट है वो नोट करते जाएं। 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर सालर्स रैंड की हत्या कर दी गई थी सापेकर बंधुओं के द्वारा। तिलक ने क्या किया, इन घटना को समाचार पत्रों के अंदर इनकी टिप्पणी की गई। इन टिप्पणी के माध्यम से इनको बाल गंगाधर तिलक को 18 मास का कारावास भी मिला। इनका कारावास मिलने पर जनता ने इनका खूब विरोध किया, अंग्रेजी सरकार का। उन विरोध के माध्यम से इनको जिस प्रकार से जनता का जो समर्थन मिला, उसी से इनको लोकमान्य कहा जाता है। इन्होंने होम रूल आंदोलन की संचालन भी किया था, होम रूल आंदोलन जो कि 1916 में चलाया गया था। इसके बाद में लखनऊ समझौता, इनके ही प्रयासों से लखनऊ समझौता हुआ था, जिसको मित्रों दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रति बीच में जो समझौता हुआ था कुछ बंटवारे को लेकर, तो ये भी इनके ही प्रयासों से हुआ था, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। 1920 में तिलक का देहांत हो जाता है मित्रों, 1 अगस्त 1920 को इस स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो जाता है। बहुत ही ये महान थे मित्रों। आगे आता है 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय आंदोलन। ये थी 19वीं सदी के अंत की बात और 20वीं सदी के प्रारंभ। अब 20वीं सदी के प्रारंभ में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके बारे में देखिए मित्रों। बंगाल विभाजन कर दिया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा, बंग जो कि शब्द जो मित्रों इनका कहना था कि इन बंगाल का विभाजन करने से प्रशासनिक अव्यवस्था है और प्रशासनिक कार्य को सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है। हालांकि बंगाल है अपने भारत का एक अभिन्न अंग था, इनका विभाजन करने पर जनता ने इनका भारी विरोध किया था और इस बंगाल विभाजन के साथ ही इनकी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के समय, बंग के समय इनकी शुरुआत होती है स्वदेशी आंदोलन की। और 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस के 2 पक्ष हो जाते हैं। कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में होती है, उसके आगे जाकर पहले ये कांग्रेस जो अंग्रेजों के कहने पर चलती थी, अंग्रेजों की हर कोई बात मानती थी, लेकिन कांग्रेस के 2 धड़े हो जाते, एक तो गरम दल, एक नरम दल। जो नरम दल था वो अंग्रेज मतलब शांतिपूर्ण कार्यवार्ता चाहता था, लेकिन जो गरम दल था, गरम दल ये शांतिपूर्ण मतलब कोई भी कार्य नहीं चाहता था। इनका कहना था कि शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों से कुछ भी मतलब अपन हासिल नहीं कर सकते हैं। इन्होंने हड़ताल और आर्थिक बहिष्कार के माध्यम से सरकार का विरोध करना शुरू किया था। देखो गरम दल के जो समर्थक कौन कौन थे मित्रों, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय मित्रों पंजाब के थे, सिंध प्रांत के, और विपिन चंद्र पाल बंगाल के थे, और बाल गंगाधर तिलक तो मित्रों महाराष्ट्र के थे। इनको लाल बाल पाल भी कहा जाता है। गरम दल के समर्थक थे ये। दूसरा था नरम दल। और दिसंबर 1911 में दिल्ली में शाही दरबार का जो आयोजन होता है उसमें बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया।
भारतीय राजाओं को संतुष्ट करने के लिए एक शाही दरबार बुलाया गया था, उसमें बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है उसको निरस्त कर दिया गया। इन्हीं क्रांतिकारियों के जो दबाव में आकर दिसंबर 1911 में, मित्रों याद रखिए, दिसंबर 1911 में 1905 में ये प्रस्ताव लाया गया था और 1911 में इनको वापस निरस्त करना पड़ा और 1911 में ही देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई। कोलकाता से दिल्ली लाया गया देश की राजधानी को। तो ये बात मित्रों ध्यान में रखिए, 1911 में जो देश की राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली लाई गई। आगे प्रथम विश्व युद्ध से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जिस प्रकार से 1914 से माना जाता है, 1914 से लगाकर 1947 के बीच में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो घटनाएं हुई, उनके बारे में अपन क्रमवाइज अध्ययन करेंगे। देखिए 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। तो इनमें प्रथम विश्व युद्ध में जो यूरोप में, ब्रिटेन में इन्होंने इंग्लैंड ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। तो इन्होंने भारतीयों से समर्थन मांगा था, इसलिए भारतीयों ने समर्थन किया भी था। भारतीयों को इन्होंने लालच दिया था कि अगर भारतीय हमारा समर्थन करेंगे तो हम भारतीयों को आज़ाद कर देंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। 1914 से 1918 जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में इन्होंने फिर से एक नया कानून लाया गया और ये आशा बिल्कुल समाप्त हो गई कि भारतीयों को अब स्वतंत्रता मिलेगी। इन्होंने 1919 में एक कानून लाया गया था। मित्रों पिछले टॉपिक में मैंने कुछ गलत बता दिया, तो उसके लिए सॉरी मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जल्दबाजी में मेरे से फिसल गया था। तो मैं बता दूँ 1919 में एक कानून लाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, यानी काला कानून। उस कानून का देखो उद्देश्य क्या था, उस कानून में क्या प्रावधान था। मार्च 1919 में ये कानून लाया गया था। सर सिडनी रॉलेट की कमेटी थी, सेडिशन कमेटी भी कह सकते हैं, सेडिशन समिति। सर सिडनी रॉलेट के नाम पर इसका नाम भी रॉलेट एक्ट पड़ा। देखिए रॉलेट एक्ट था क्या, काला कानून क्या था। इन काले कानून में ये था, देखिए प्रावधान ये था, किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता है, किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए। देखिए तो ये बहुत बड़ा भयंकर कानून था, तो इसलिए इनका विरोध भी हुआ। और इनका मुख्य उद्देश्य रॉलेट एक्ट का था कि गांधी जी ने जिस प्रकार से सत्याग्रह शुरू कर दिए थे, उस सत्याग्रह को कुशलना इनका बड़ा उद्देश्य था ये। तो रॉलेट एक्ट का विरोध भी किया गया। इनमें विरोध में एक सभा हो रही थी मित्रों। इसी विरोध में जो अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी मित्रों, 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर एक अंग्रेजी अधिकारी था और पहले जलियांवाला बाग में जो सभा हो रही थी, इनको मतलब बिखरने को लिए कहा गया कि आप यहाँ से ये जगह खाली कर दी जाए। जगह खाली हो रही थी, तभी अंग्रेजी अधिकारी था जनरल डायर, इसके आदेश पर गोलाबारी शुरू हो जाती है मित्रों, और हजारों लोग यहाँ पर बेकसूर मारे जाते हैं। तो ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी विभत्स घटना थी ये। और इस हरकत पर इस अंग्रेज अधिकारी जो जनरल डायर था, इनको इंग्लैंड में सम्मानित भी किया गया। देखिए इनकी देखो क्रूरता कितनी बढ़ गई थी अंग्रेजों की। और इनका बदला लिया था मित्रों क्रांतिकारी थे उधम सिंह ने जनरल डायर को लंदन में जाकर इनका मार कर बदला लिया था। जो जलियांवाला बाग में जिसने ये आदेश दिया था, उसका बदला लिया था मित्रों उधम सिंह ने। उधम सिंह एक महान क्रांतिकारी था उधम सिंह। अब देखो भारतीयों में नाराजगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अंग्रेजों ने नाराजगी को कम करने के लिए 1919 में एक अधिनियम पारित किया, भारत शासन अधिनियम 1919। और इसमें यह किया गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। इसके बारे में पहले ही अपन पिछले 1-2 टॉपिक पहले ही अपन पढ़ चुके हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की थी 1919 के अधिनियम के माध्यम से। और 1919 प्रांतों में एक जो उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी, जिसको एजीजी जो होता था प्रांतों में, उसको ये कानून दिया गया कि आप अपने स्तर पर कानून का निर्माण कर सकते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। अब मित्रों अगला टॉपिक है अंग्रेज शासन का विरोध करने वाले प्रमुख भारतीय नेता। देखिए अंग्रेज शासन का विरोध करने वाले कौन कौन से प्रमुख भारतीय नेता थे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। गांधी जी द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है और
शर्त ये थी कि आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा। गांधी जी का कहना था 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, गांधी जी का कहना था कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण रहेगा। अब पर 4 फरवरी 1922 को सोरासौरी कांड जो कि गोरखपुर जिले में होता है, ये एक बड़ी देखो अहिंसा पूर्वक घटना हो जाती है। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है। तो आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी थी गांधी जी ने, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही शर्त रखी थी कोई भी आंदोलनकारी साथ देगा वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ये आंदोलन चलाएगा। लेकिन 4 फरवरी को जो ये अहिंसात्मक जो हिंसा हो जाती है सोरासौरी कांड पर, जो गोरखपुर जिले में उत्तर प्रदेश में आई हुई है, सोरासौरी एक स्थान का नाम है मित्रों, यहाँ पर पुलिस वालों की हत्या कर दी जाती है आंदोलनकारियों के द्वारा। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। आगे है मित्रों साइमन कमीशन। देखिए मित्रों, एक कमीशन आया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। वो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए एक उसकी जो कह सकते हैं निरीक्षण करने के लिए इंग्लैंड सरकार द्वारा एक भेजा गया कमीशन था जिसका नाम था मित्रों साइमन कमीशन। ये 7 सदस्यीय कमीशन था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इनका बड़े स्तर पर विरोध किया गया, क्योंकि ये कोई निर्णय लेगा तो भारत के पक्ष में ये निर्णय लेने वाले नहीं है, इसलिए बड़ा विरोध हुआ था। ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई में ये आए थे 6 जने, एक जहाज के माध्यम से मुंबई बंदरगाह पर ये उतरे थे। 3 फरवरी 1928 को जनता द्वारा इनका बहिष्कार किया गया, काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए थे। इनका नेतृत्व कर रहे एक विरोध कर रहे थे जो लाहौर में लाला लाजपत राय में इनके साइमन के विरोध में एक जो आंदोलन चला रखा था। इन्होंने लाहौर में ये विरोध कर रहे थे। पुलिस अधिकारी सैंडर्स ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई, सिर में काफ़ी चोट आई। कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है मित्रों। 27 नवंबर 1928 को 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। भगत सिंह एवं साथियों द्वारा सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है। ठीक 1 महीने के बाद में इनका बदला ले लिया जाता है जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का। 17 नवंबर को इनकी मृत्यु होती है और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह एवं अन्य साथियों ने मिलकर जो है सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका गया। इसी घटना को जारी रखते हुए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका गया। ये भगत सिंह का कहना था कि हमें किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं हमारा उद्देश्य था। हमारा उद्देश्य मात्र एक ही था कि अंग्रेजों के जो बेरे कान हैं, जो हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं, उनको मतलब ये आवाज़ सुनाई देना, उनके ये बेरेपन को दूर करना, ये हमारा तो उद्देश्य था। फिर इनको गिरफ्तार किया गया और फांसी की सजा सुनाई गई भगत सिंह और इनके साथियों को। आगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है मित्रों। 1929 में इनको जो गिरफ्तारी होती है और 1931 में काफ़ी समय तक जेल में बिताने के बाद 1931 में 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 3 लोगों को साथ में फांसी दी जाती है। जिस समय भगत सिंह को फांसी दी जाती है उस समय इनकी उम्र होती है 24 वर्ष। 24 वर्ष की आयु में इनको जो फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। मित्रों, भारत माता के इन सपूत ने इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय लगाते हुए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे ये तीनों। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद भी शहीद हो गए थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी 27 फरवरी 1931 को शहीद हो जाते हैं और बाद में इनको फांसी दी जाती है 23 मार्च 1931 को। इसके बाद में शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए मित्रों, क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन? फरवरी 1930 को शुरू हुआ था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 को शुरू हुआ। इनका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। सरकार के कानूनों की अवज्ञा करना, इन्होंने कई प्रकार से अपने जो तरीके अपनाए थे अंग्रेजी सरकार का जो विरोध करने के लिए।
इनका एक तरीका ये भी था कि सरकार की जो कानून बनाएगी उन कानूनों की पालना नहीं की जाए, कानूनों की अवहेलना करते हुए एक आंदोलन चलाया जाए। इसी बीच अगला इन्होंने कार्यक्रम रखा था दांडी यात्रा, जो गुजरात के साबरमती, जो अहमदाबाद से शुरू होकर गुजरात का एक दांडी स्थान है, नवसारी में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने ये 24 दिनों तक एक यात्रा की थी। 12 मार्च 1930 को इन्होंने ये दांडी यात्रा शुरू की थी। 24 दिनों तक चलने के बाद में इन्होंने ये एकमात्र नमक सत्याग्रह था, नमक का कानून तोड़ा था। ये यहाँ पर दांडी पर जाकर इन्होंने जो है नमक बनाया था। अंग्रेजियों द्वारा इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। भारत माता की जय बोलते हुए इन्होंने अपना काम जारी रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब माना जाता है, देखिए 39 से लगाकर 1939 से 44 तक जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया। जिस प्रकार से एक तरफ विश्व युद्ध से जूझ रहा था, तो यहाँ पर भारतीयों ने एक आंदोलन और तेजी से कर दिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा दिया 1942 में। अगस्त 1942 में, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कह सकते हैं या फिर अगस्त क्रांति, जो क्योंकि ये अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। एक बड़ी मात्रा में क्रांति की शुरुआत होती है। अंग्रेजों को बिल्कुल भगाने की तैयारी भी हो चुकी थी पूर्ण रूप से। देखिए अगला नाम आता है स्वतंत्रता के महान सबसे युवा शहीद। देखिए महान सबसे युवा सेनानी कह सकते हैं, युवा शहीद 19 वर्ष के हेमू कालानी का। मित्रों बहुत ही महान विचारधारा के ये थे, गांधी जी की विचारों से ये बहुत प्रभावित थे। इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1923 को। 23 मार्च 1923 को अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है सिंध प्रांत के सखर में इनका जन्म हुआ था 23 मार्च को। इनका देखो गांधी जी के विचारों से ये बहुत प्रभावित थे। इनको एक सूचना मिली थी मित्रों, इनके लिए बहुत मतलब प्रसिद्ध भी हुए थे कि 1942 में रोहड़ी शहर जो कि सिंध में पड़ता है, यहाँ पर एक रेल पटरी बनी हुई है। यहाँ से होकर अंग्रेजों की एक जो हथियारों से भरी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। इनको ये पता चला तो इन्होंने क्या किया, पटरी को तहस नहस करने के लिए पटरी को पूरा खोद डाला था, बिखेर डाला था। अंग्रेजी अधिकारियों को पता चल गया और इनको गिरफ्तार किया गया और फिर इनको फांसी दी गई 21 जनवरी 1943 को सखर में ही, इनके प्रांत में ही इनको फांसी दी गई 21 जनवरी 1943 को। मित्रों जिस समय इनको फांसी दी गई थी उस समय इनकी उम्र थी मात्र 19 वर्ष। भारत के सबसे युवा जो शहीद माने जाते हैं, युवा स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालानी। अगला नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर मित्रों इनका जन्म होता है 28 मई 1883। 28 मई 1883। गांव का नाम बंगूर और डिस्ट्रिक्ट नासिक और महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। बंगूर गांव, नासिक जिला, महाराष्ट्र। 28 मई 1883। पिता का नाम होता है मित्रों दामोदर पंत सावरकर। दामोदर पंत सावरकर जो एक प्रकार से राष्ट्रभगत थे, और इनकी माता का नाम था मित्रों राधाबाई, जो कि एक धर्मनिष्ठ महिला थी। इन्होंने मैट्रिक करने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए पूना गए थे। वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए और उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। आगे इनकी कानून की पढ़ाई के लिए बम्बई आ गए थे। मुंबई में रहते हुए इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में जुड़ गए थे ये। फिर इनको आगे की पढ़ाई के लिए अब बाहर जाना था, लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे, तो लंदन में रह रहे थे उस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा करके। उन्होंने इनकी छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी इनके द्वारा, और उस शिक्षा के लिए लंदन भेजा गया। लेकिन लंदन में जिस प्रकार से श्यामजी कृष्ण वर्मा रह रहे थे, वहाँ पर इनको देखो ये लंदन में गए थे। लंदन में जहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा रह रहे थे, इंडिया हाउस को इन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया और अपनी जो स्वतंत्रता आंदोलन है लंदन से भी इन्होंने जारी रखा था। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी थी एक 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो पहली पुस्तक थी इनकी 1857 का स्वातंत्र्य समर, इनकी पुस्तक का नाम था। बाद में अंग्रेजों द्वारा इनकी पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया था और इनको गिरफ्तार करके, इनकी जो क्रांतिकारी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने इनको गिरफ्तार कर दिया और मारिया नामक एक जलायन से वापस भारत लाया जा रहा था मित्रों। लेकिन ये अंग्रेजी
जिस प्रकार से अंग्रेज इनको लेकर आ रहे थे, अंग्रेजों को इन्होंने सकमा देकर ये नाव से कूद गए थे जहाज से और तैरते हुए फ्रांस के तट पर गए, लेकिन फ्रांस पुलिस के द्वारा ये पकड़े गए। बाद में पकड़ जाने के बाद में इनको वापस इंग्लैंड पुलिस को सौंप दिया गया, अंग्रेजी पुलिस को। इनको 11 वर्ष तक काले पानी की सज़ा होती है। अंडमान के सेल्युलर जेल में इन्हें भेजा जाता है, अंडमान के सेल्युलर जेल में। मित्रों, मैंने जो ये इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है, ये एक एक फैक्ट को बताने का प्रयास किया है, एक एक बिंदु से एक एक क्वेश्चन बन रहा है। सेल्युलर जेल में ही 11 वर्ष तक बहुत कठोर यातनाओं के साथ इन्होंने यहाँ पर सज़ा काटी थी। बाद में इनको रत्नागिरी महाराष्ट्र में नज़रबंद रखा गया और 1937 में इन्हें रिहा किया गया, छोड़ दिया गया। फरवरी 1966 को मित्रों इन महान स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो जाती है, 26 फरवरी 1966 को। अगला नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897। मित्रों, उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा हुआ करती थी भारत में, ICS, इंडियन सिविल सर्विस, जो इन्होंने पास की थी। नौकरी नहीं की, एग्ज़ाम को तो पास कर दिया इन्होंने, लेकिन नौकरी के लिए इन्होंने इनकार कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी नौकरी हुआ करती थी, बहुत ही ये जो होनहार थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इन्होंने जो अंग्रेज़ों को भारत से निकालने की बिल्कुल ठान ली थी। 2 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके। 1938 में अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और 1940 में दोबारा ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली इन्होंने, जो कि एक अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो आंदोलन कर रही थी, बड़ी पैमाने पर इनकी गतिविधियाँ चलती थी आज़ाद हिंद फौज की, जैसा कि आप तो इनसे परिचित होंगे। आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने 1943 में कमान संभाली थी। 18 अगस्त 1945 को इनकी रहस्यमयी तरीके से मित्रों मौत हो जाती है, क्योंकि इनकी दूरदर्शिता को देखकर अंग्रेज़ों के जो है जो ज़मीन है, जो पांवों तले ज़मीन खिसक गई थी। इनको देखते हुए क्या पता इनकी विमान क्रैश में मौत हुई मानी जाती है। इनकी मौत को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। आगे है, देखिए 18 अगस्त 1945 को इनकी मौत हो जाती है। जस्ट 2 वर्ष बाद में 14 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। आगे है राष्ट्रीय आंदोलन और राजस्थान। देखिए, इन राष्ट्रीय आंदोलन में राजस्थान की क्या भूमिका रही है। बिजोलिया किसान आंदोलन, देखिए शुरुआत मानी जाती है जिस प्रकार से किसानों ने शुरुआत की थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन से, किसानों पर 24 किस्म के जो कर लगाए जा रहे थे, टैक्स लगाए जा रहे थे, उन टैक्स के विरोध में जो किसानों ने आंदोलन छेड़ रखा था 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में ये आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। 1916 में यही आंदोलन विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के हाथों में आ जाता है। फिर हिंदुस्तान के स्वातंत्र्य आंदोलन से जुड़े ये लोग धीरे धीरे किसान आंदोलन के होते हुए ये बड़ा जो 44 वर्षों तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, यही आंदोलन वापस से ये राष्ट्रीय आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था। इन्होंने प्रजामंडलों की स्थापना की किसानों ने। प्रजामंडल यानी जनता का मंडल, जो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए और राजाओं का, सामंतों का विरोध करने के लिए मंडलों की स्थापना की गई थी, उसका नाम रखा गया था प्रजामंडल। राजस्थान में कई प्रजामंडल स्थापित हुए। इनकी अपन विस्तृत एक वीडियो के रूप में चर्चा करेंगे। अपन बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से प्रजामंडलों को पढ़ेंगे। अपन प्रतापगढ़ के अंदर अमृतलाल के द्वारा हरिजन सेवा समिति का गठन किया गया इसी क्रम में। आगे है राजस्थान के क्रांतिकारी नेता। देखिए, राजस्थान के कौन कौन से क्रांतिकारी नेता हुए। अर्जुन लाल सेठी, सबसे पहले नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का। जन्म होता है मित्रों 9 सितंबर 1825 को जयपुर के अंदर अर्जुन लाल सेठी का जन्म होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने BA की परीक्षा की, BA की जो है इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी, BA पास की थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। इनका मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किताब में सीधा सीधा लिखा गया है 9 सितंबर जो 1825 को इनका जन्म हुआ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनकी जो पढ़ाई संपूर्ण होती है। इनको लेकर कई बार, अर्जुन लाल सेठी को लेकर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और हजारों बार आया गया है। जयपुर के प्रधानमंत्री पद के लिए इनको प्रस्तावित किया गया। इनकी शिक्षा को देखते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए इनको प्रस्तावित किया, लेकिन इनका कहना क्या था मित्रों। देखिए, इनका कहना था कि अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा या फिर कौन भगाएगा।
इन्होंने जो प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। केसरी सिंह बारट गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से क्रांतिकारी संस्था का गठन किया था। इन्होंने केसरी सिंह बारट है, गोपाल सिंह खरवा के सहयोग से इन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारी संस्था का गठन किया और इन्होंने बहुत ही कम समय में जयपुर के अंदर वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, जो आगे चल के क्रांतिकारियों का केंद्र बन चुका था। क्रांतिकारियों का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा था वर्धमान विद्यालय में। आगे मित्रों होता है निमाज हत्याकांड। निमाज हत्याकांड में इनका नाम आता है जो दिल्ली की षड्यंत्र, जो हार्डिंग्स बम में जोरावर सिंह द्वारा जो बम फेंका गया था दिल्ली के वायसराय हार्डिंग्स पर, इनको लेकर इनके ऊपर केस भी चला था। वेलूर जेल में भेजे गए। ये जेल में इन्होंने जेल की जो अव्यवस्थाओं को देखते हुए इन्होंने अनशन किया था जेल के अंदर, और 1920 में ये रिहा हो गए थे जेल से। कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन इनकी और कांग्रेस की विचारधारा नहीं मिलने के कारण इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। अजमेर की दरगाह के पास इन्होंने फिर धीरे धीरे करके इनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। इन्होंने अजमेर दरगाह के पास में जो कि बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को अरबी फारसी पढ़ाना शुरू किया और अपना जीविका उपार्जन जारी रखा। और 22 सितंबर 1941 को मित्रों इस महान स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो जाता है, 22 सितंबर 1941 को। अगला नाम आता है मित्रों गोपाल सिंह खरवा का। खरवा ठिकाने के ये बहुत बड़े सामंत हुआ करते थे, गोपाल सिंह खरवा, जो कि अजमेर में एक स्थान पड़ता है खरवा, अजमेर मेरवाड़ा के पास में। और इनसे ये बहुत प्रभावित थे, आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। इनको ये आर्य समाज से बहुत नज़दीक में रहते थे, आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। आर्य समाज के मित्रों स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस और सशिंद्र नाथ सान्याल ने इनके साथ मिलकर एक क्रांति की योजना बनाई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। कौन? सशिंद्र जो नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस के साथ में। गोपाल सिंह इनसे जुड़ गए, लेकिन इनकी जो योजना है वो योजना इन्हीं के सहयोगी ने किसी ने अंग्रेजों को सूचना दे दी थी और इनकी योजना ये विफल हो गई थी। आगे जून 1915 में ब्रिटिश सरकार के आदेश पर 24 घंटे में इनको खरवा छोड़ने का आदेश दिया गया। ब्रिटिश सरकार का जून 1915 में इनको आदेश दिया गया कि गोपाल सिंह खरवा छोड़कर तुरंत टोडगढ़ चले जाए। ये टोडगढ़ चले गए थे। टोडगढ़ काफ़ी समय तक ये नज़रबंद रहे थे गोपाल सिंह खरवा, और 10 जुलाई 1915 को टोडगढ़ से वह भाग गए और सलेमाबाद चले गए। सलेमाबाद जो कि अजमेर में ही है, और वहाँ पर गिरफ्तार किए गए और तिहाड़ जेल इनको भेज दिया गया। 1920 में ये भी रिहा हुए थे मित्रों, और मार्च 1956 में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो इन्होंने बहुत बड़ी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलाई थी। इन्होंने कई सारे लोगों को जो इनके लिए प्रेरित किया था। ये तो मित्रों एक जो प्रेरित करने वाले जो लोग थे उनका नाम इतिहास में अपने पढ़ते हैं, लेकिन इनके पीछे कई सारी बड़ी बड़ी टीमें, बड़ी बड़ी सेनाएं अपन कह सकते हैं, वो इनके पीछे लगी हुई थी। उनके माध्यम से अपने भारत की स्वतंत्रता हासिल हुई अपने को। अगला नाम आता है केसरी सिंह बारट का। केसरी सिंह बारट, इनका जन्म होता है मित्रों 1872 में शाहपुरा के समीप देवपुरा में, जो कि चारण परिवार से विलोम करते थे ये चारण। और इनकी लेखनी बहुत ही जो तगड़ी थी मित्रों। उदयपुर के महाराणा के यहाँ चले गए थे। कुछ समय के बाद ये उदयपुर के महाराणा के यहाँ चले गए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा रास बिहारी बोस के ये संपर्क में आए थे उदयपुर महाराणा के ये दरबार में नियुक्त किए गए थे। 1903 में होने वाले दिल्ली दरबार में महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए 13 सोर्टे लिखे गए, जिसको चेतावनीरा सुंगटिया कहा जाता है। मित्रों दिल्ली दरबार में शरीक होने के लिए फतेह सिंह यहाँ से दिल्ली गए थे उदयपुर से, लेकिन इन्होंने मना किया था कि दिल्ली दरबार में शामिल नहीं होना है। इनको बाद में पता चला था, इनको ये चेतावनी 13 सोर्टे लिखकर पहुँचाए थे इन्होंने। ये दिल्ली पहुँच जाने के बाद में भी फतेह सिंह इस दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। इसी को चेतावनी का सुंगटिया कहा जाता है, जो केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए। इनके ऊपर राजद्रोह, बगावत, ब्रिटिश फौज के भारतीय सैनिकों को भड़काने और साधु प्यारे राम की हत्या का भी केस चला था। साधु प्यारे राम की हत्या का केस चला था मित्रों केसरी सिंह बारट के ऊपर, और 20 वर्ष की इनको कठोर सजा दी गई। हजारीबाग सेंट्रल जेल के अंदर इनको रखा गया था। 1920 में इनको रिहा किया गया था। मित्रों कई क्रांतिकारी 1920 में रिहा होते हैं। देखिए अपन पढ़ते हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में, जो गोपाल सिंह खरवा के बारे में,
केसरी सिंह बारट के बारे में, ये सभी 1920 में रिहा हुए थे। और 1941 में मित्रों इसके अंतिम समय इन्होंने कोटा में बिताया था और 1941 में इनका निधन हो जाता है कोटा के अंदर। अगले जो युवा क्रांतिकारी थे वो जो केसरी सिंह बारट के पुत्र थे प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट जन्म हुआ था 24 मई मित्रों 1893 को, 24 मई 1893 को उदयपुर के अंदर। अर्जुनलाल सेठी के वर्धमान स्कूल में पढ़ने के लिए केसरी सिंह बारट ने इनको यहाँ पर भेज दिया था क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए। बहुत ही जल्द ये क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए थे और परिपूर्ण हो गए थे। हैदराबाद जो कि सिंध में पड़ता है, वहाँ से ये बीकानेर वापस आ रहे थे। जोधपुर से एक वापस ये लौट रहे थे। जोधपुर के स्टेशन मास्टर ने इनकी गतिविधियों का ध्यान पड़ गया इनको, और आशा नाडा जो स्टेशन मास्टर हैं इन्होंने इनको पकड़वा दिया था। बरेली जेल में भेजा गया इनको। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड, जो चार्ल्स क्लीवलैंड का नाम आता है मित्रों, अंग्रेजी अधिकारी क्लीवलैंड ने इनके ऊपर दबाव बनाया था इनके बहुत सारे जो साथियों के बारे में जानकारी देने के लिए, लेकिन इन्होंने टस से मस नहीं हुए ये, और इन्होंने एक टूक भी जानकारी नहीं बताई। चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनको कहा था, क्लीवलैंड ने, कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है और आंसू बहाती रहती है, बहुत दुखी है, आप बता दो। तो प्रताप सिंह का मित्रों क्या स्टेटमेंट रहता है? प्रताप सिंह कहता है कि तुम कहते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना दुखी है, वह आंसू बहाती रहती है, तो मैं अन्य सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। अभी मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए अगर मैं जबान खोल देता हूँ तो हजारे माताएं मेरे लिए मेरे कारण रोएगी, तो ऐसा काम मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा। तो बिल्कुल ये कई बार पूछी गई, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछी गई ये इनकी जो स्टेटमेंट है ये। अगले जो क्रांतिकारी हैं वो है जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट इनके प्रताप सिंह के चाचा थे और केसरी सिंह बारट के जो छोटे भाई थे। केसरी सिंह बारट के छोटे भाई दिल्ली वायसराय जो हार्डिंग्स पर इन्होंने बम फेंका था, लेकिन हार्डिंग्स बच गया था और इनका महावत जो था, इनका जो चालक था वो मारा गया था। हाथी पर सवार रहे, जुलूस निकल रहा था वायसराय का। बाद में ये भूमिगत हो गए थे, पकड़े नहीं गए थे मित्रों, और अमरदास वैरागी के रूप में इन्होंने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया था। अमरदास वैरागी के रूप में, अमरदास वैरागी के रूप में इन्होंने अपना अंतिम जो है जीवन व्यतीत किया था। कई बार पूछा गया अमरदास वैरागी के रूप में कौन से क्रांतिकारी ने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया था, वो थे मित्रों जोरावर सिंह बारट। आरा मर्डर केस में इनके ऊपर मुकदमे चले गए, वारंट भी जारी हुआ आरा मर्डर केस में, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए थे। ये थे मित्रों राजस्थान के क्रांतिकारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने ये पूरा देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला वीडियो अपना आएगा इसी से ही रिलेटेड प्रश्न उत्तर, और फिर अपन 6th क्लास की हिस्ट्री का जो अपन वीडियो डालने वाले हैं, एक मैराथन क्लास होने वाली, घंटे 1.5 घंटे से ऊपर होने वाली है। तो मित्रों साथ में बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।